आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से मलबे में बह गए कई मकानात, कई लोग लापता, बड़े नुकसान का खदशा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फौज और आईटीबीपी राहत और बचाव के कामों में मसरूफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएम धामी से की बात और हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। भारत और फिलिपाइन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, सिक्योरिटी ताउन, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई अहम शोबों में हुए मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिलिपाइन को एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ओशियन विजन के लिए करार दिया अहम। फिलिपाइन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में है भारत के साथ। एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक़ तजवीज़ मंजूर। मजबूत क़यादत के लिए पीएम मोदी को दी गई मुबारकबाद। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन के बयानिए को किया मुस्तरद। अपोजिशन के हंगामे के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पड़ा खलल। राज्यसभा में बिहार एसआईआर पर डिप्टी चेयरमैन ने कहा, अदालत में ज़ेर इल्तिवा मौजू पर नहीं हो सकती बहस। ऐवान के लीडर जेपी नड्डा ने अपोजिशन के हंगामे को करार दिया शर्त पसंदी। मगरबी बंगाल में अमनो अमान तबाह। टीएमसी कारकुनों ने कूच बिहार में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर किया हमला, गाड़ियों की तोड़फोड़। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हुआ है। गंगोत्री धाम और मखुआ के करीब वाक़े धराली गांव में बादल फटने की वजह से एक नाले में तुक़यानी आ गई। नाले का पानी पहाड़ों से नशेबी इलाकों की तरफ बहुत तेज़ी से बहकर आया, जिसकी वजह से कई मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। बादल फटने से जानो माल के ज़बरदस्त नुकसान का भी खदशा है। धराली बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर है। बादल फटने के बाद इलाके में कई अफराद के लापता होने की भी इत्तलात हैं। बादल फटने के बाद नाले में पानी भर जाने से पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इस दौरान इलाके में राहत और बचाव का काम जंगी बुनियाद पर जारी है। फौज के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला इंतजामिया और दीगर मुताल्लिक़ा टीमें जंगी बुनियादों पर मसरूफ़ हैं। वहीं बादल फटने और ऊंचे इलाकों में मुसलसल बारिश की वजह से तमाम नदियों के पानी की सतह में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दरियाओं के करीब ना जाने की अपील की है। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आए कुदरती आफात के मद्देनजर जिला इंतजामिया उत्तरकाशी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि 01374 222 126 और दूसरा नंबर है 222-722। इससे पहले 01374 लगेगा और एक मोबाइल नंबर 9456556431। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उत्तरकाशी ज़िला इंतज़ामिया ने और इस पर फ़ोन से रब्ता किया जा सकता है, अपनों के बारे में पता किया जा सकता है या जो भी कोई क्वारी हो उस बारे में पूछा जा सकता है। 9456556431 ये मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, इस पर बात की जा सकती है। एक बार फिर हम आपको बता दें 01374 222 126 और एक और नंबर है 01374 और 222 722। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मुतासिरा इलाके में राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। इस पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तराखंड के धराली उत्तरकाशी में फ्लैश फील्ड की वाक़े के बारे में उत्तराखंड के वज़ीर आला से बात की और वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की गई। आईटीबीपी के करीब 3 टीमें वहां भेजी गई हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी मौके पर रवाना की गई हैं, जो जल्द पहुंचकर बचाव का काम शुरू करेंगी।
मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने भी उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के वाक़ये पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में अचानक बादल फटने से बहुत से लोगों के हलाक होने की खबर इंतहाई दिल दहलाने वाली है। उत्तराखंड हुकूमत समेत राहत और बचाव की टीमें तेजी के साथ लगी हुई हैं। बीजेपी के तमाम कारकुन मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रियासत मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ है। मैं इस खौफनाक हादसे से मुतासिर होने वाले तमाम लोगों की हिफाजत के लिए दुआगो हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके में खिरगंगा में बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल अर्जुन मोहन जोशी ने उत्तरकाशी में बादल फटने के वाक़े पर कहा कि हमारी करीबी एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि करीबी एनडीआरएफ और फौज की टीमें भी मुतासरा जिले में मौके पर पहुंच रही हैं। जो टीएसए की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पर पहुँच रही हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने पर गंगोत्री के एमएलए सुरेश चौहान का कहना है कि उन्होंने तमाम अफसरान से बात की है और आफतज़दा इलाके में राहत पहुंचाने की हिदायत दी है। इस वक्त राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर जारी है। धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत तरह का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है, तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है। उत्तराखंड में बादल फटने के वाक़े पर गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि इमलाक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पहली तरजीह लोगों को बचाने की है। इसके लिए हर किस्म के इंतजाम किए गए हैं। जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास 3 किलोमीटर आगे एक ऊपर 7 ताल है, वहाँ से क्षीर गंगा निकलती है और वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में मलबा के साथ तेज पानी का बहाव आया। इससे ये धराली मार्केट की एरिया को इसने बुरी तरह से हिट किया और जो अभी ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ का तो काफ़ी डैमेज हुआ ही है और अभी कैजुअल्टीज़ के बारे में कुछ बता पाना अभी संभव नहीं है। और अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और फिलिपाइन के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कई मुआहदों पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने के लिए 2025-29 के लिए प्लान ऑफ एक्शन दस्तावेज़ को मुश्तरक किया। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान ताउन के लिए 3 शराइत पर दस्तखत किए गए। इसके साथ साथ जराइम, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, खला, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सकाफती तबादले जैसी शोबों में ताउन के लिए मुफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत को फरोग़ देने के लिए इस इलाके में एक ताउन प्रोग्राम 2025-28 पर भी इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिलिपाइन के सदर ने बाहमी ताउन, इलाकाई मसाइल और बैनुल-अक़वामी हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिलने पर खुशी का इजहार किया। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। हमारा बायलैटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है। इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल्स
हर सेक्टर में हमारी कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में वायरोलॉजी से लेकर एआई और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक जॉइंट रिसर्च चल रही है। आज संपन्न हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन प्लान से इसमें और गति आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय सयाहों को वीज़ा फ्री दाखिला देने के फिलिपाइन के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली और मनीला के दरमियान बराह रास्त फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर भी काम किया जाएगा। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री देने के फिलीपींस के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। भारत ने भी फिलीपींस के पर्यटकों को फ्री ई वीजा सुविधा देने का फैसला लिया है। इस साल दिल्ली और मनीला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करने के लिए काम किया जाएगा। भारत और फिलिपाइन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नए हैं, लेकिन तहजीबों के दरमियान राब्ते कदीम ज़माने से हैं। उन्होंने कहा कि हर सतह पर बातचीत और हर शोबे में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान तवील अरसे से ताल्लुकात की पहचान है। फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड रोमुआल्डिस मार्कोस जूनियर ने एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए भारत के साथ काम करने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने गुज़िश्ता बरस हौसियों के हमलों से फिलिपाइन अमले को बचाने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। Safe navigation and security are important, especially for Filipino seafarers who are on almost every ship plying these historic and strategic sea lanes. I again thank the Indian people and the brave men and women of the Indian Navy through Prime Minister Modi for your kind rescue of our nationals in 2024 after a Houthi rebel attack. We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific. We both have high stakes in the future of our Indo-Pacific region and in the world. The Philippines-India strategic partnership will doubtless resonate beyond the confines of our bilateral relationship. फिलिपाइन के सदर फर्डिनेंड रोमुआल्डिस मार्कोस जूनियर ने, जो भारत के दौरे पर हैं, आज सुबह महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्हें राजघाट कमेटी की तरफ से महात्मा गांधी पर कुछ किताबें, महात्मा गांधी का मुजस्समा और चरखा भी पेश किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर करारदाद मंजूर की गई और पीएम मोदी की क़यादत की तारीफ की गई और उन्हें मुबारकबाद भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में एनडीए के अरकान पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया। मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाई की और एनडीए के सफ़र के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, एनडीए का जर्नी और फिर एनडीए एज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एज ए नेचुरल अलायंस कैसे आगे जाना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में
संबोधन किया और हम लोगों को गाइड किया है। किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के हवाले से एक करारदाद को मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर ऐवान में भारतीय फौज की तारीफ की गई। पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज और भारत की खुद मुख्तारी के बारे में राहुल गांधी के मज़हका खेज बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश का हवाला देते हुए कहा कि ये सब के लिए सबक है। किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि एक भारतीय होने की वजह से मुल्क के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देना दुरुस्त नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए इसे झूठा बयान करार दिया है, जिसमें उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को एक खत लिखकर इल्ज़ाम लगाया था कि CISF और फौजी एहलकार ऐवान में दाखिल हुए हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि अपोजिशन का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। ऐवान के ज़ाब्तों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान में सिर्फ मार्शल ही दाखिल हो सकता है। उन्होंने अपोजिशन पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक पत्र लिखा है डिप्टी चेयरमैन को। वो पत्र में गलत बात लिखा है, हमने सदन में भी उसका उल्लेख किया है। अपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि राज्यसभा में पुलिस लेकर के, बाहर से आर्मी और CISF लेकर के जवानों को यूज किया है, ऐसा करके गलत इल्जाम लगाया है और फिर उसको दोहराया है आज। तो चेयर की ओर से क्लैरिफाई किया गया है कि कोई बाहर का कोई ना मिलिट्री ना कोई पुलिस CISF का कोई फोर्स नहीं है, वो हाउस का मार्शल ही सदन में रहता है और एज पर रूल मार्शल ही पार्लियामेंट हाउस के अंदर में एंटर कर सकता है। ऐसे बात करके पूरा सदन का गरिमा को गिराने का काम किया है और देश को गुमराह करने का काम किया है। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले का वाकया सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने कोचबिहार जिले में एक एहतजाज के दौरान शुवेंदु के काफिले पर हमला किया। शुवेंदु अधिकारी अपने काफिले के साथ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर जा रहे थे। बीजेपी ने अपोजिशन लीडर के काफिले को निशाना बनाने पर हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी का इल्जाम है कि तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने काफिले पर हमला किया। और साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का 79 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सत्यपाल मलिक तवील अरसे से बीमार थे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जेर इलाज थे।
आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर वाक़े कर्तव्य भवन का इफ्तिताह करेंगे। ये अज़ीमुश्शान इमारत मरकज़ी हुकूमत के मरकज़ी विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। इसे इंतज़ामी कारकर्दगी, जिद्दत और शफाफियत की जानिब एक तारीख़ी कदम करार दिया जा रहा है। तकरीबन 1.5 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली इस जदीद तरीन इमारत में 2 तहखाने और 7 मंजिलें हैं। इस बारे में मालूमात देते हुए मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल ने कहा कि इसका मकसद इंतजामी अमल को एक जगह मरकूज करके हमवार और मौसर हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। जो भवन अब नया बना है, इसमें बहुत सी चीजें एक प्रकार की नई अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाई जाएंगी। बहुत से रिफॉर्म्स इसके अंदर लाए गए हैं, क्योंकि जब नए भवन बन रहे हैं तो जो कठिनाइयां पहले आती थी, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया में सारे भवन बने हैं, तो इसमें एक प्रकार से आने जाने का लोगों की जो सुविधा होगी, ईज ऑफ जैसे लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसे ईज ऑफ पब्लिक, तो पब्लिक को भी इसमें सुविधा हो, सब लोग नजदीक आ सकें और उसकी मूवमेंट जो है उसका टाइम घट सके, एफिशिएंसी ज्यादा आए। और डिजिटल इंडिया के नाते से भी जितनी आवश्यकताएं आज किसी कार्यालय को चलाने की होती है, मोर एफिशिएंट तरीके से उस डिजिटल सिस्टम को बनाया जाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा होगा और उसको मैनेज करने के लिए मोर प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर पाएंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरबराह शिबू सोरेन की आखिरी रसूमात आज रामगढ़ जिले के उनके आबाई गांव नेमरा में अदा की जाएंगी। उनके जसद खाकी को कल एक खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली से रांची ले जाया गया, जहां लोग उनके आखिरी दीदार अदा कर रहे हैं। शिबू सोरेन तवील अरसे से बीमार थे। वो पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें गुर्दे की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। काबिल जिक्र है कि शिबू सोरेन ने अलग झारखंड रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद की थी। वो 38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर रहे। उनके इंतकाल पर झारखंड में 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि लद्दाख में हर मौसम के राब्ते को यकीनी बनाने के लिए सुरंगों और गुजरगाहों पर काम मुसलसल जारी है। अब लद्दाख में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जोंजिला सुरंग और सिंगोला सुरंग परियोजना बहुत प्रगति पर है। कनेक्टिविटी और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए 23 हेलीपैड और 2 हैंगर का निर्माण कराया गया है, ताकि उस बर्फबारी की स्थिति में एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह लोगों को सहायता भी दी जा सके और आवश्यक वस्तुओं को भी हम चाहे वो इमरजेंसी का हो उसको हम वहाँ ले जा सके, पहुँचा सके। लंबी दूरी की सीमा संपर्कता जैसे कि दौलत बेग, ओल्डी, चुसूल और पेंगोंग झील, डेमजोग आदि तक सड़कों की देखभाल की जा रही है, ताकि सर्दियों के मौसम में भी यातायात सुगम रह सके। आगे बढ़ते हैं। ईडी मुमताज सनतकार अनिल अंबानी से पूछताछ कर रही है। अनिल अंबानी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बैंकों से गलत तरीके से कर्ज लिया और उसके बदले में बैंकों के लोगों को रिश्वत दी। ईडी ने अनिल अंबानी की फर्जी गारंटी देने के मामले में एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। देखिए हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी इस समय ईडी ऑफिस पहुंचे और आपको बता दें कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी का ये मुख्यालय है जहां पर हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि अनिल अंबानी के ऊपर कई तरह के आरोप हैं कि उन्होंने फर्जी तरीके से जो लोन है वो लिया। करीब 17,000 करोड़ के लोन का जो जिक्र है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा आप देखें कि यस बैंक से भी 3,000 करोड़ का लोन लिया गया था और उसकी एवज में यस बैंक के कर्मचारियों को एक बड़ी रकम दी गई थी। इसके साथ साथ ही एक विस्वाल नाम के व्यक्ति को जो उड़ीसा के कारोबारी हैं उसको ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये आरोप है विस्वाल पर कि विस्वाल ने एक गारंटी दी थी अनिल अंबानी के पक्ष में सौर ऊर्जा निगम को, ताकि जो टेंडर है वो मिल सके और उसके एवज में भी 5.5 करोड़ की जो रिश्वत है वो एक तरीके से विस्वाल को दी गई थी और उसने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। फर्जी तरीके से एसबीआई का जो
ईमेल है वो तैयार किया था। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद विश्वाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब अनिल अंबानी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आरोप लग रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा जो बैंक हैं, जिसमें सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक शामिल हैं, वहां पर गलत तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए गए। इसके साथ साथ ही जो गारंटी है, फर्जी गारंटी, वो पेश की गई और जिसके एवज में करीब 17,000 करोड़ की जो रकम है वो एनपीए में तब्दील हो गई। आने वाले समय में ईडी के जो लोग हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, वो उन बैंकों को भी नोटिस भेजेंगे जिन्होंने तमाम संपत्तियों को एनपीए में परिवर्तित कर दिया लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। तो ईडी पूछेगी कि आखिर उन्होंने जब लोन की अदायगी नहीं हो रही थी तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उन बैंकों से भी और इसके अलावा अनिल अंबानी से भी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मुल्क की कई रियासतों में आज मौसम खराब है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुमाल और मशरक़ी भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौसम मजीद खराब रहने का इम्कान है। इसके साथ ही केरल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक उत्तराखंड, बिहार और केरल में तेज़ बारिश के साथ तूफान और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। इस तरह की सूरत हाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक बरकरार रह सकती है। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब।